ऑल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरईसी की शेयर्स के बारे में। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आरईसी शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, वैल्यूएशन देखेंगे, डिविडेंड्स वगैरह देखेंगे, क्यों आजकल इस कंपनी के शेयर्स में इतना उछाल है और क्या टेलविंड है जो इस कंपनी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो सीक्रेट रीजन कि क्यों आरईसी के शेयर्स हैज गॉट एयर अंडर इट्स विंग्स। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ जरूर बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो आरईसी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जी हाँ, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इसका मतलब ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो फाइनेंशियल लेन देन में है। सो दिस कंपनी लेंड्स मनी टू द पावर यूटिलिटीज कंपनीज इन आवर कंट्री। केवल पहले पावर यूटिलिटीज कंपनीज को ही लैंड करती थी, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर उछाल है हमारे कंट्री में, इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं अंडर गति शक्ति प्लान। तो इस स्तर का जो काम हो रहा है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को काफ़ी फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इस वजह से आरईसी के पास एक अच्छा खासा टेलविंड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ अपने अपने परफॉर्मेंस और बेटर करने की। तो इस वजह से आरईसी कंपनी जो है अपना बिजनेस मैंडेट अब और फैला रही है, एक्सपैंड कर रही है अपनी हॉराइजंस। तो फ्रॉम पावर यूटिलिटीज नाउ आरईसी इज गोइंग टू लैंड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट एज वेल, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर हमारा ग्रीन हाइड्रोजन अभी अपकमिंग सेगमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, रोड्स है। तो इस तरह के सेगमेंट्स को भी अब आरईसी लैंड करेगी। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितनी अपॉर्चुनिटी। हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्यों आरईसी के पास इतना एडवांटेज, ऐसा क्या वो सीक्रेट एडवांटेज है इस कंपनी के पास जो और किसी के पास नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है। तो आरईसी का एक ट्रेडिशनल एनबीएफसी वाला बिजनेस मॉडल है, यानी कि ये कंपनी पैसे रेज करती है फ्रॉम बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल्सो जो हमारे 54 सेक्शन 54 के अंतर्गत जो टैक्स सेविंग वाले बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स पार्क देयर फंड आफ्टर सेलिंग देयर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, नहीं तो अदरवाइज उसमें काफ़ी कैपिटल गेन्स रखता है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से ये कंपनी अपने पैसे रेज करती है। तो कंपनी का जो ये कॉस्ट ऑफ मनी है वो काफ़ी कम आता है, एट अराउंड 6 to 8%। ऑल्सो गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से इस कंपनी ने 54 EC वाले लो कॉस्ट टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स भी इशू किए हैं, जिसकी वजह से उसको वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टू रन इट्स बिजनेस मॉडल। तो ये तरह तरह के सोर्सेस है जहां से ये कंपनी अपने पैसे उठाती है। ऑल्सो आरईसी वॉज द फर्स्ट इंडियन PSU कंपनी टू रेज मनी थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स विच इज लिस्टेड इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन 2017। तो वहाँ से भी इस कंपनी ने पैसे रेज किए थे 2017 में। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ लैंड करती है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो कौन है। तो जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, ये कंपनी ट्रेडिशनली लैंड करती है पावर यूटिलिटीज़ कंपनी को। तो यूटिलिटीज़ हम जैसे हम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है और ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये तीन तरह से हम देखें तो यूटिलिटीज़ कंपनी को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ है वो काफ़ी लॉस मेकिंग एक एंटिटी है, और कोई भी प्राइवेट सेक्टर के जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो इधर पैसे लेंड करने में कतराते हैं, यहाँ वो पैसे नहीं लेंड करना चाहते। यहाँ आरईसी पिक्चर में आता है और वो इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्कॉम्स हम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसे लेंड करता है। क्यों? क्योंकि इस आरईसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है। तो यानी कि इन स्टेट्स जिन्होंने आरईसी से पैसे ले रखे हैं, उनको ये पैसे उनको टाइम टू टाइम देने ही पड़ेंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड अ डिफॉल्ट इन दिस केस। अदरवाइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर बैठा है वो फिर इस इन स्टेट डिस्कॉम्स को उनके जो शेयर ऑफ टैक्सेस हैं या जीएसटी वगैरह है वो स्टॉप कर देगा। तो इस वजह से इनकी ये जो क्लियर है, ये जो बिजनेस डील है कि आरईसी इन स्टेट डिस्कॉम्स को पैसे लेंड करेगा और स्टेट डिस्कॉम्स बाद में इनको टर्न करेंगे, और इस पूरे साइकिल में आरईसी इनसे 10 से 11% तक कमा लेते हैं वो इंटरेस्ट का मनी। बाकी अब तो फिर आप देखिए उसका जो हमने मेंशन किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अराउंड जस्ट 6 to 8%, और यहाँ 10 से 11% वो
कमा रहे हैं इन स्टेट डिस्कॉम से, तो यहाँ इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप देखें अच्छा खासा 2.5 से 3% हो जाता है। एंड गिवन लार्ज लोन बुक वैल्यू ऑफ 4 लाख करोड़, द कंपनी कैन इजीली अर्न अप टू 12,000 करोड़ इन प्रॉफिट ईच ईयर। तो ये एक सीक्रेट एडवांटेज है REC का जो और किसी के पास नहीं है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक्स सपोर्ट। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ये अफोर्ड नहीं कर सकती हैं टू डिफॉल्ट, एंड दैट इज हाउ REC का बिजनेस मॉडल चलता है। और इस एडवांटेज की वजह से REC इवन लेंड्स टू दी, मतलब एकदम डिस्ट्रेस्ड जो हमारे डिस्कॉम कंपनीज हैं इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला हो गया या फिर हमारा राजस्थान हो गया, यहाँ कोई भी स्टेट बैंक गवर्नमेंट बैंक्स भी इनको पैसे लेंड करने से डरती है ऑफ द लाइक्स ऑफ SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि REC के पास जो एडवांटेज है स्टेट सेंट्रल बैंक की बैकिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग का, वो इन केसेस के पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए REC एकदम आराम से इनको ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इनका लोन्स हैं, और ये और भी क्षेत्रों में एक्सपैंड कर रही है, और भी अपकमिंग कंपनीज को लेंड कर रही है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज है जैसे हमारे सेरेंटिका या फिर ग्रीन को, और फिर ये हाइब्रिड सोलर विंड सोलर प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन पम्प्ड स्टोरेज टाइप प्रोजेक्ट्स को भी टारगेट कर रही है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ऑल्सो ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोजेक्ट है इन ओमान, वहाँ पे भी एक्मे को ये कंपनी लैंड कर रही है। तो आप देखें ये बिजनेस मॉडल अब केवल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे ही सीमित नहीं है, बल्कि इट इज एक्सपैंडिंग इट्स होराइजन टू मोर अदर प्रोजेक्ट, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, पम्प्ड स्टोरेज है, हाइब्रिड विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट। और इंडिया में अभी रिन्यूएबल एनर्जी का इतना धूम है, इतना काम हो रहा है कि REC विल हैव ह्यूज फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल एज वेल। तो अब आफ्टर डूइंग सीइंग द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो REC का जो मार्केट कैप वैल्यू है आज के दिन वो है 70,000 करोड़, जो कि डबल हो गया है इन 2023 में, क्योंकि बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी हैज़ इम्प्रूव्ड ऑल। और अब लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है ऑफ दी जो हमने मार्केट में वैल्यू किया था ये PSU कंपनीज को, विच वॉज सो क्लियरली अंडर वैल्यूड। तो अब ये जो एक साइकिल अपटर्न हुआ है फॉर PSU कंपनीज, तो इस वजह से वैल्यूएशन में भी काफ़ी उछाल आया है इन पावर सेक्टर्स टू विच REC बिलोंग्स। इसके वजह कंपनी का जो PE है वो भी काफ़ी कम है, एट अराउंड 6x। अगर आप इसको इंडस्ट्री PE से कंपेयर करें विच इज़ अराउंड 20x, सो इट इज़ वेरी लेस। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें वो भी है एट अराउंड 1.2x, विच इज़ अगेन वेरी लो। अगर आप आज के दिन डिविडेंड यील्ड देखें इस कंपनी की, वो 5% है, वो भी काफ़ी डिसेंट है और अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। अगर आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहें तो वो क्षेत्र में भी ये आपका बॉक्स टिक कर रहा है। बाकी अगर आप इसकी ROE देखें वो भी मोर देन 20% है, विच इज़ वेरी इनक्रेडिबल। तो इस तरह से आप देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मेट्रिक्स है उस पर ये कंपनी काफ़ी खरी उतर रही है। NPAs भी काफ़ी हद तक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए हैं। पहले ही कंपनी काफ़ी प्राइवेट थर्मल कंपनीज को भी लैंड करती थी, जिसके वजह से इसका जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी तब वाज क्वेश्चनेबल। लेकिन अब ये कंपनी धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दी NCLT ये धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है इन इस टाइप के जो इसके कंपनी लेंडर्स का जो वैल्यू था इनके बुक्स में, और आज के दिन वो काफ़ी हद तक नेग्लिजिबल भी होते जा रहा है। अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें तो काफ़ी सालों तक इन द वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ 15 ईयर्स ये कंपनी का जो प्राइस बैंड था वो एट 70 to 150 रुपए के बीच में था। जी हाँ, 70 से 150 रुपए तक के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। लेकिन अब आज के दिन आप इसकी करंट प्राइस देखें तो एट अराउंड 260 रुपीज़ है। और ये कंपनी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एंड इम्प्रूविंग क्रेडिट साइकिल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दिस इज बाउंड टू गो अप। एंड करेंटली अगर आप देखें तो जो इसकी प्राइसिंग है वो DMA 50 and 200 से भी ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इन द लास्ट 3 इयर्स जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था वो था एट अराउंड 31% CAGR। अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें वो भी 10% CAGR का था। और अगर आप
आगे की बात करें तो मुझे लगता है ये कंपनी इजीली 10% CAGR का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कॉइन कर सकती है, इफ नॉट मोर, क्योंकि इस काफ़ी पोटेंशियल है अभी जिस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वहाँ इतना काम हो रहा है, अगर आप पावर इंडस्ट्री देखें तो उसके अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी आता है उसमें हमारे देश का बहुत इन्वेस्टमेंट का फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड गिवन दी वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड प्रोग्राम, उसके अंदर इतना काम हो रहा है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हो रहा है, जनरेशन कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं। तो इस तरह का बहुत सारा काम है। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन ही केवल देखें तो जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो ही इन्वेस्टमेंट ऑफ $200 to $300 बिलियन, इट इज सीइंग दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो इसीलिए इस कंपनी में काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इट वाज आल्सो टैग्ड एज अ महारत्ना कंपनी इन द लास्ट ईयर, और आज के दिन वो अपनी कैपेसिटी और भी दूसरे देशों तक बढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं इस कंपनी के डिविडेंड्स के बारे में। तो जी हाँ, इस कंपनी ने एक डिसेंट डिविडेंड पे आउट रहा है ऑफ 30% इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और इसका डिविडेंड पे 10% तक था। लेकिन अभी क्योंकि प्राइस में उछाल आया है तभी भी डिविडेंड यील्ड कम्स टू एट अराउंड 5%, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी लुक्रेटिव। अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं तो भी ये स्टॉक मेक सेंस। बाकी अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो जो बिगेस्ट रिस्क है इस कंपनी का वो जो इनहेरेंट है हमारे लेंडिंग बिजनेसेस में, वो ही इस कंपनी का बिगेस्ट रिस्क है। और अब क्योंकि ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है टू न्यूअर सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टू न्यूअर प्राइवेट कंपनीज को भी अब ये कंपनी लैंड करेगी, तो ये जो रिस्क है ये और बढ़ते ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो जो क्रेडिट साइकिल है इट इज़ ऑन एन अपस्विंग, और जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर के क्षेत्र में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक हैज़ मोर लेग्स टू गो। बाकी अगर आप PSU गवर्नेंस की भी बात करें तो वो काफ़ी सुधार आया है इन द रिसेंट ईयर्स, और अब ऐसे नहीं है कि कोई भी पॉलिटिशियन के विम्स और फैंसीज पर आप किसी भी कंपनी को उठाकर लोन दे सकते हैं, तो वो नहीं है। आज के दिन हमारा जो PSU गवर्नेंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी आंसरेबल है हायर अथॉरिटीज़ को। तो अब ये पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आज के दिन ये कंपनी केवल गवर्नमेंट ओन्ड डिस्कॉम्स को लैंड करती है, और अभी के दिन तो ये जो रिस्क है वो काफ़ी ही कम है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो भी स्टेट डिस्कॉम्स है दे आर ऑब्लाइज टू पे बैक देयर लोन्स टू REC बिकॉज ऑफ दी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर ऊपर से। तो अभी अगर आप देखें तो काफ़ी रिस्क वाइज कम है, लेकिन फ्यूचर में क्योंकि ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने हॉराइजन्स, तो ऑब्वियसली विथ मोर अपॉर्चुनिटीज़ रिस्क विल कम। तो प्राइवेट कंपनीज को या न्यूअर सेक्टर्स को जब ये कंपनियाँ दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपैंड कर रही है तो तब हो सकता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट वाला चक्कर है, ये लोन रिस्क जो एक है वो उठ के सामने आए। सो इन क्लोजिंग आई वुड लाइक टू से कि REC एक अच्छा स्टॉक है जिसको काफ़ी लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक PSU कंपनी है। तो मैंने काफ़ी लोगों को ये बातें करते हुए सुना है कि PSU कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज जो उनकी ऑब्जेक्टिव्स होती है वो इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं होती है। गिवन इट इज़ अ गवर्नमेंट PSU ओन कंपनीज, ऑब्वियसली वो स्टेट वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचती है rather than safeguarding the investors interest valuation। लेकिन में चेंजेस देखे हैं in the recent years, तो अब people investors are realizing कि ये companies have given a consistent performance over the years। और अगर आप डिविडेंड भी देखें, डिविडेंड भी काफ़ी स्टेडी रहा है इन कंपनीज का। अगर रिसेंटली आप देखें तो प्राइसिंग बढ़ने के वजह से इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड हैज़ कम डाउन टू 5% फ्रॉम 10% अर्लियर, बट इट इज़ स्टिल अ वेरी डिसेंट यील्ड गिवन इन टुडेज मार्केट। बाकी अगर आप इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखें तो काफ़ी अच्छे हैं गिवन द ह्यूज एनर्जी ट्रांजिशन जो हमारे कंट्री में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो द कंपनी इज़ वेरी वेल प्लेस्ड टू गेन फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव। और जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि ये डिस्कॉम्स को लैंड करना इज़ अ रिस्की बिजनेस, मगर REC आप देखें तो इट इज़ वेरी वेल पोजिशन इन कंपनीज को लैंड करने के लिए, एंड इट कैन lend also profitably to such companies and to such sector। एक अगर आप बात करें तो given that it is an NBFC, तो ये भी क्रेडिट साइकिल के साथ साथ ऊपर नीचे होगा, लेकिन given हमारे कंट्री का जो अपस्विंग है हमारे क्रेडिट साइकिल में, तो this company has more legs to go, I would say। So that was all from my side। I hope you like my video। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आएँ। I hope to see you again। मैंने पावर ग्रिड के भी शेयर्स
शेयर्स पे एनालिसिस किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।